अग्निपथ योजना जिसके तहत अग्निवीर भर्ती किए जाते हैं, मुझे लगता है उसको लेकर बहुत साफगोई से और बहुत स्पष्ट रूप से अपने विचार रखें। मैं अगले सवाल की तरफ जाऊं उसके पहले पीछे शायद कोई मोबाइल या रील वील चलाने में व्यस्त है। मेरे इवेंट टीम के साथियों से निवेदन है कि वो स्टेज पर आवाज़ आ रही है और डिस्टर्ब कर रहा है। कोई साथी जो पीछे बैठे हैं अगर वो मोबाइल पर रील चला रहे हो तो कृपया, देश राष्ट्रहित और राष्ट्र प्रथम की बात हो रही है, मोबाइल की रील से तो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, ये रियल लाइफ की बात है। थोड़ा सा कृपा करें, पीछे से जो वॉइस आ रही है डिस्टर्बेंस की, इसको बंद करवा दें इवेंट्स की। सर, अगली एक और बड़ी स्ट्रैटेजिक चीज़ जो इम्प्लीमेंट होना है देश में, जिसको लेकर हम लोग भी जितना जानते हैं उतना ही पब्लिक को बता पाते हैं और उसके बारे में हम सुनते रहते हैं पर वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, वो है थिएटर कमांड। ऐसा लगता है जैसे थिएटर कमांड से बहुत बड़ी हमारी स्ट्रैटेजिक कुछ उपलब्धि हासिल होगी पर वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो क्या संसाधनों की कमी से नहीं हुई या उस थॉट में ही कोई दिक्कत है? थिएटर कमांड का पूरा प्रोसीजर कहाँ अटका है और थिएटर कमांड देश के लिए कितनी ज़रूरी है? मैं ये नहीं कहूँगा कि थिएटर कमांड की प्रक्रिया कहीं अटकी हुई है, इसके ऊपर काम चल रहा है। थिएटर कमांड का होना मैं तो समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे युद्ध की प्रक्रिया और तेज़ होती जा रही है और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, और जो टेक्निकी सुधारण हो रहे हैं उसके वजह से डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसको और तेज करने की ज़रूरत है। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होना बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर काम चल रहा है। इस पे दो जो है तरीके हो सकते हैं। एक टॉप डाउन अप्रोच हो सकता है कि पहले आदेश पास करो और फिर सभी लोग उसका पालन करेंगे, या एक बॉटम्स अप अप्रोच हो सकता है कि धीरे धीरे छोटे स्तर पर ऐसे इंटीग्रेशन करते रहो और अपने आप ब्रिक बाय ब्रिक वो इबारत खड़ी हो जाए। तो हम ये बॉटम अप अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं और कई चीज़ें हैं जो कि हमने ऑलरेडी जो है वो हमने एक साथ कर दिए हैं। इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स नोड्स खोल दिए हैं, तो एक ही लॉजिस्टिक्स यूनिट, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, सभी का लॉजिस्टिक्स जो भी सप्लाई करना है वो देख रहे हैं। एक बॉम्बे का उदाहरण लो, बॉम्बे में एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, सभी के अलग अलग सप्लाई डिपो थे। वही अलग अलग सप्लाई डिपो, वही साजो सामान, राशन, इक्विपमेंट, अलग अलग क्लोथिंग अलग अलग दे रहे थे। तो इन सभी को इकट्ठा करके एक ही यूनिट बना दी गई है। ऐसे एक ही यूनिट करने से अपने आप जो है एफिशिएंसीज बढ़ते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल आता है। तो इस किस्म के जो है एडवांटेज, फ़ायदे जो है वो आते रहते हैं। तो ये बॉटम अप अप्रोच करने से धीरे धीरे ये काम चल रहा है और आने वाले समय में ये ऑपरेशनल जो इंटीग्रेशन है वो भी हो जाएगा। लेकिन इसमें मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि ये कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है कि आज हम एक है और स्विच किया और कल से थिएटर कमांड हो गया। वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलने के लिए भी 10 साल लगेंगे। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया को 10 साल लगेंगे, जो बाकी देश हैं जिन्होंने ये तब्दीली की है उनको भी 10, 12, 15 साल लगे हैं ये तब्दीली करने में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम। लेकिन ये ज़रूर होगा और आएगा, सूनर रादर देन लेटर। नरवणे साहब की खासियत यह है कि वो मुश्किल बातों को आसान शब्दों में बता देते हैं। काश युद्ध लड़ना भी इतना आसान होता। युद्ध लड़ना कभी आसान नहीं होता है, युद्ध किसी मसले को हल नहीं कर सकता, युद्ध अपने आप में एक मसला है। लेकिन मैं जो समझ पाया एक पत्रकार के नाते, और अमर उजाला का चूंकि संवाद का मंच है, हमारा लाइव वीडियो भी चल रहा है, बाद में भी वीडियो लोग देखेंगे, तो कुल मिलाकर संसाधनों के बेहतर उपयोग की और जो ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स बीच में आ जाती है उनको खत्म करके एफिशिएंसी बढ़ाने की पूरी प्रक्रिया है थिएटर कमांड, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। सर, अभी तक हम जितनी बात कर रहे हैं वो बाहरी सुरक्षा की, सरहदों की सुरक्षा की, राष्ट्र की संप्रभुता की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और वहाँ पर सरहद पे जब लड़ाई होती है तो कम से कम दुश्मन चिन्हित है, दुश्मन पहचाना हुआ है, किसको मारना है किसको नहीं मारना है इसका मोटे तौर पर बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। लेकिन आज सेना का बहुत उपयोग आंतरिक सुरक्षा में भी होता है और आंतरिक सुरक्षा बड़ी चुनौती है। हम दिल्ली के उसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बैठे हैं जहाँ पर अभी हमने एक दिल्ली का ऐसा बम ब्लास्ट ठीक चांदनी चौक जैसे घने बस्ती वाले इलाके में देखा, और ये देखा कि एक
जहां पर चिकित्सक तैयार होने थे, सफेद कोट वाले डॉक्टर जो जान बचाने का काम करते हैं वो तैयार होने थे, वहां पर जान लेने वाले आतंकवादी तैयार हो रहे थे। और उनको पहचानना तो किसी मतलब एक बहुत अलग तरह का थ्रेट, एक बहुत अलग तरह का खतरा जिसका सामना हम करते हैं, जिसमें सेना भी अपनी भूमिका निभाती है। ये आंतरिक जो दुश्मन है, आंतरिक सुरक्षा की जो चुनौतियां, उसको आप कैसे देखते हैं? आपने बहुत सही कहा कि दो किस्म के खतरे हैं, एक बाहरी खतरा और एक अंदरूनी खतरा। और बाहरी खतरे से निपटना आसान होता है, दुश्मन सरहद के पार बहुत सही तरीके से उसको हम टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ये अंदरूनी सुरक्षा की जब बात आती है, तब ये पहचानना कि कौन हमारे बीच में से देश के खिलाफ हरकतें कर रहा है, वो पहचानना भी मुश्किल है और उसके खिलाफ कार्रवाई करना भी मुश्किल है। क्योंकि हम जो देश के कानून हैं उसका पालन करते हुए हमने वो कार्रवाई करनी है। जितने हथियार नॉर्मली फ़ौज के पास होते हैं, बड़े बड़े तोप, टैंक, हेलीकॉप्टर, फाइटर, ये सारे चीज़ें अंदरूनी सुरक्षा में काम नहीं आते। तो इसीलिए फ़ौज का हमेशा यही कहना रहा है, और जब मैं फ़ौज कहता हूँ मतलब आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कि अंदरूनी सुरक्षा में जितना कम से कम फ़ौज का उपयोग हो वही ज़्यादा अच्छा है। और अंदरूनी सुरक्षा के लिए बाकी जो फोर्सेस है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, स्टेट पुलिस फोर्सेस है, आईबी है, डीआरआई है, जितनी भी बाकी मिनिस्ट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस है, इनका इस्तेमाल करते हुए अंदरूनी सुरक्षा बरकरार रखनी चाहिए। लेकिन ये एक हैरानी की बात है कि पहले हम हमेशा कहते थे कि ये आतंकवाद और आतंक जो है वो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जिनके पास कोई उम्मीदें नहीं हैं आगे के लिए, ये आतंक फैला रहे हैं। लेकिन जैसे अभी देखने में आया है कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया है सिस्टम का, डॉक्टरी की है, और फिर भी वो ऐसे हरकतें कर रहे हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है कि कहाँ ये कमी है, कहाँ ये गैप है कि हम समझते हैं कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बहकावे में आ रहे हैं, फिर भी वो उनको पट्टी पढ़ा के उनको ऐसे कार्रवाइयों पर मजबूर कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक ये गैप है। तो सिर्फ आतंकवादी को मारना काफ़ी नहीं है, लेकिन वो क्यों ऐसे हो रहा है उस पर भी विचार विमर्श करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम इसको जड़ से ख़त्म कर सकें। हम 10 आतंकवादी को मारेंगे, 10 और पैदा होंगे, प्रॉब्लम तो वहीं पर का वहीं रहेगा। तो हमें ये विचार विमर्श करके देखना है कि क्यों ऐसे लोग फिर भी बहकावे में आ रहे हैं। क्या हम में भी कोई कमी है जो हमें, या एजुकेशन सिस्टम में, या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में, इनइक्वलिटीज़ में? ऐसे सोच विचार करने से ये लॉन्ग टर्म एक रणनीति हमें बनानी पड़ेगी अगर हमें सचमुच दहशतवाद को ख़त्म करना है। अगर हमें सचमुच दहशतवाद को खत्म करना है, आतंकवाद को खत्म करना है, तो सोचना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच से लेकर दिल्ली के चांदनी चौक तक और उस मेडिकल कॉलेज तक ये दहशत के बीज कैसे रोपे जा रहे हैं, क्यों बोए जा रहे हैं। समय की सीमा है। हम हरियाणा में बैठे हैं, हरियाणा की धरती वीरों की धरती। अभी 120 जो फिल्म आई, जो 62 के युद्ध में मेजर शैतान सिंह ने युद्ध लड़ा केवल 120 सैनिकों को लेकर, वो सारे 120 सैनिक इसी हरियाणा की धरती से आते थे। वो सारे वीर अहीर जो देश की सेवा में समर्पित हो गए, उनकी शहीदों की शहादत को याद करते हुए तालियां। बहुत सपूत इस हरियाणा की धरती ने दिया, और उस फिल्म ने भी हमको उस इतिहास को याद दिलाया, उनकी शहादत को याद दिलाया। लेकिन हम ये जरूर समझना चाहेंगे नरवणे साहब से, इस बीच बाबा रामदेव जी का भी आगमन हो गया है। हम उनको भी उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं अमर उजाला के संवाद के इस कार्यक्रम में, इस मंच से। नरवणे साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि युवा आजकल कॉरपोरेट की तरफ, बड़े जॉब्स की तरफ, ऐसे जॉब्स की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं बजाय कि सेना के। हम उस हरियाणा में बैठे हैं जहां से इतने सैनिक निकले। आपको लगता है ऐसा कोई गैप है या युवाओं का प्रायोरिटी चेंज हुआ है कुछ? मैं नहीं समझूंगा कि ऐसे लोग कॉरपोरेट की ओर ही बढ़ रहे हैं। देशभक्ति की भावना और देश प्रेम अभी भी हमारे युवाओं में है, और अभी ऐसे कभी नहीं हुआ कि हमें कोई ऐसे शॉर्टफॉल कहीं नज़र आया हुआ हो कि लोग आर्मी में चाहे जवानों के स्तर पे या ऑफिसर के स्तर पर
आना नहीं चाहते। और जहाँ तक हरियाणा के युवक हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप सब ने देश की बहुत सेवा की है और इसी तरीके से भविष्य में भी सेवा करते रहना। इसी तरह भविष्य में सेवा करते रहेंगे। और चूंकि बाबा रामदेव भी सभागार में पधार चुके हैं, वो राष्ट्र की कुछ अलग तरीके से सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। नरवणे साहब ने सरहदों की सुरक्षा करते हुए देश की सेवा की और अभी भी रणनीतिक तौर पर लगे हुए हैं। और वो एक सैनिक के साथ साथ अब एक लेखक के रूप में भी स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने किताब लिखी है द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी। सर, ये सेना से फिर लेखक की तरफ कैसे अचानक, मतलब आपने बंदूक थामी थी फिर कलम थाम ली एकदम से? वही मैं कह रहा हूँ, फ्रॉम सोल्जर टू स्टोरी टेलर। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी शख्स को जो है एक ही ऐसे इसमें अटके नहीं रहना चाहिए। अलग अलग चीज़ें जो है कि करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो एडवेंचर एक्टिविटी हो, लिखने का काम हो, जो भी है। You explore all your hidden talents। तो इसी को मद्देनज़र रखते ये कल्पना मेरे दिमाग में, इस कहानी की कल्पना जो है कई सालों से थी। तो रिटायर होने के बाद पहले तो मैंने अपना पीएचडी ख़त्म किया, 2 साल उसमें लगे मुझे, और वो नागालैंड के ऊपर था। वो पीएचडी होने के बाद फिर मुझे ये आइडिया है कि क्यों ना ये एक किताब लिखूं। तो ऐसे नए नए चीज़ करने चाहिए। और मुझे बहुत मज़ा आया ये किताब लिखने में। जिन लोगों ने ये किताब पढ़ी है, ये एक मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन ये एक आर्मी कैंटोनमेंट में सेट है। तो वही मैं सबसे ज़्यादा अच्छा तो मैं यही जानता हूँ आर्मी के बारे में। तो वो जो माहौल है वो आर्मी का माहौल है, जिसके अंदर ये है सजा हुआ ये स्टोरी। और इसमें 2 लोग हैं, हीरो हीरोइन, और दोनों आर्मी में हैं। और कैसे वो इसको निपटाते हैं, अपना फ़र्ज़ कैसे पूरा करते हैं, कैसे फ़ौज की इज़्ज़त, आर्मी की इज़्ज़त, यूनिट को इज़्ज़त बरकरार रखते हैं, ये सारे चीज़ें इस किताब में निकल आती हैं। सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है, मर्डर मिस्ट्री भी है। और इस तरह की मर्डर मिस्ट्रीज़ पे सर अक्सर फिल्में भी बन जाती हैं। कोई फिल्मों का ऑफ़र तो नहीं आया इस किताब को पढ़ के? अभी तो बहुत जल्दी है उसके लिए, लेकिन देखते हैं। हॉलीवुड में अ फ्यू गुड मैन जैसी फिल्में भी बनती हैं, जहाँ पर वही पूरा मिलिट्री का बैकग्राउंड और कैसे एक सीनियर जूनियर के बीच में बात हुई और फिर वो कोर्ट मार्शल हुआ और कोर्ट मार्शल को कैसे। तो आपको लगता है इस तरह का कुछ प्लॉट है इस किताब में? इसमें भी एक है प्लॉट कोर्ट मार्शल का, और कैसे वो एक जो मेन कैरेक्टर है उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है और दूसरे को बोला जाता है कि उसको प्रोसिक्यूट करे, लेकिन उसको वो जो लड़की है हीरोइन, उसको नहीं लगता कि ये सही है। और जब उसको ये काम दिया जाता है कि इसको प्रोसिक्यूट करे, वो समझते हैं कि ये टोटल का काम करके उसको सज़ा दे देंगे। लेकिन जब वो डिटेल में जाने लगती है तब निकल आता है कि नहीं, वाकई में वो इनोसेंट है, गुनहगार नहीं है, गुनहगार और कोई है, और वो फिर निकल आता है। तो हाँ, ज़रूर ये एक OTT ये कुछ बन सकता है, लेकिन वो दूर की बात है। उम्मीद है कि इस पे OTT वाले कुछ ध्यान देंगे। लेकिन ये पुस्तक जिनकी दिलचस्पी है वो बाहर उपलब्ध है, पेंगुइन प्रकाशन की पुस्तक है द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी। सवालों की फहरिस्त तो लंबी थी, लेकिन अगली मुलाकात के लिए उसको मुलतवी करते हैं। बहुत दिलचस्प बातचीत रही नरवणे साहब से। उन्होंने देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा से लेकर अग्निपथ योजना से लेकर और थिएटर कमांड तक बहुत विस्तार से हमारे सवालों का जवाब दिया। नरवणे साहब, आप अमर उजाला के संवाद में आए, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्र सेवा का ये संकल्प जारी रहेगा। इन शब्दों के साथ कि होते हैं बलिदान कई जब देश खड़ा होता है, होते हैं बलिदान कई जब देश खड़ा होता है, अपने जीवन से भी बढ़कर देश बड़ा होता है। जिस्म बड़ा है न जान बड़ी है, जिस्म बड़ा है न जान बड़ी है, देश बड़ा होता है। हमारी जोरदार तालियों से अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्कर्ष, मैं माइक आपको सौंप रहा हूं। अभी हम एक मोमेंटो भी देंगे नरवणे साहब को। अच्छी बात यह है कि यहाँ भाव के कारण सब खड़े हैं हमारे बीच, वो भी हैं जो हमको तरह तरह से खड़े करके जीवन में स्वस्थ रखना, और जो ऐसी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर कायम है, हम सबके चेहरे पर कायम रहे, ऐसी चाहते हैं। अमर उजाला परिवार की ओर से मैं आमंत्रित करता हूं मोहित शर्मा जी को। मोहित शर्मा जी आप आए, और जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी को।
अमर उजाला परिवार की ओर से एक स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके समय के लिए धन्यवाद ज्ञापित करें। जोरदार तालियां, आपने बता दिया कि पर्याप्त ऊर्जा है, हम अपनी अपनी जगहों पर खड़े हुए हैं। जिस तरीके से